लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ तो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं सीए चंदन कुमार गुरु दीक्षा की ई पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपसे उम्मीद भी करता हूं कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े होंगे और जो होमवर्क आपको दिया गया होगा वो आप जरूर से जरूर बनाकर लाए होंगे। तो जरा आते हैं आज की क्लास में और देखते हैं कि आप लोगों ने होमवर्क अपना कंप्लीट किया है कि नहीं। वैसे अभी सबसे पहले हम क्लास को रिवाइज करेंगे, पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे, और फिर आज की क्लास की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपना होमवर्क बताने के लिए या नहीं? यस सर, वी आर रेडी फॉर दैट। चलिए तो आ जाते हैं अपने क्लास में मेरे प्यारे बच्चों और अपने होमवर्क को देखते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, कुछ याद है? हाँ सर, कैश फ्लो में डायरेक्ट मेथड सर नहीं बना हमसे, सर नहीं बना हमसे। अच्छा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे कहाँ हैं? क्योंकि आपकी उपस्थिति बहुत कम है। आपकी उपस्थिति इतना कम है क्यों भाई साहब? आपकी उपस्थिति इतना कम क्यों है सर? चलिए कोई नहीं, क्लास आपका रिकॉर्ड हो रहा है तो आप जो बच्चे नहीं प्रेजेंट हो पाए हैं वो क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं, डोंट वरी। आते हैं हम लोग जरा पिछले क्लास में क्या हम लोग पढ़ रहे थे उसको जरा एक बार देखते हैं, उसके बाद चलिए यही था ना होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन था, राइट। एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं मोबाइल को ऑन कर लेता हूं सो दैट कि आप मुझे दिखाई दें, अदरवाइज मैं आपको अभी देख नहीं पाऊंगा। वैसे आप अगर चाहें तो इसका आंसर एक मिनट, अब मुझे आप दिख रहे हैं। चलिए क्या देखे थे, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया गया था जिसमें आपसे बोला गया था कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना था। इसमें आपको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि 1 अप्रैल 2016 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर
और 31 मार्च 2017 यानी एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर का आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुआ है। और इस दोनों की सहायता से, इस दोनों के हेल्प से आपको कैश फ्लो फ्रॉम क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है। एक मिनट, क्यों वॉइस बहुत तेज है। अब बोलिए तो जरा सुमंत, आवाज बहुत तेज था, जरा चेक कर। ऑपरेशन, फिर एक बार। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेरी गुड। अब आवाज ठीक है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। तो ये कैलकुलेट करना आपने को। आपको ये कैलकुलेट करने में परेशानी कहाँ हुई होगी ये मैं जानता हूं, इसलिए पहले हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको हम दे देते हैं और तब निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आप ही बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। तो इसीलिए पहले मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा कॉन्सेप्ट, चूंकि हमने वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको नहीं लिखवाया था, इस कारण से हो सकता है कि आपसे ये नहीं बना होगा, ठीक ना। तो प्लीज पहले जरा उस कॉन्सेप्ट को मेरे साथ लिखने का शुरुआत करें और उस कॉन्सेप्ट को लिखें। जरा 1 मिनट का हमें समय दे दीजिएगा, पेज आपके लिए बना लूं सो दैट कि ये आपको आपके ऐप पे भी मिल जाए। आज हमारा डेट हो गया 25 जनवरी 2022, ठीक है। तो एक जरा डायग्राम आप मेरे साथ बनाएंगे, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, काफी कमाल का डायग्राम है। आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा डायग्राम है जिसमें ये हमारा कैश का इनफ्लो, ये हमारा क्या है, कैश इनफ्लो है। अरे कैश इनफ्लो है और दूसरी तरफ ये कैश का आउटफ्लो, दूसरी तरफ ये हमारा कैश का आउटफ्लो, ठीक है। यहां पे हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओए। ओए का मतलब आप समझ जाएंगे ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यस सर। यस सर। चलिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो कहां से आएगा मैं बता रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल और सर्विसेज प्रोवाइडेड, यानी आप जो सेल करेंगे या किसी को सर्विस देंगे, उससे जो आपको इनफ्लो होगा, उससे जो आपको इनफ्लो होगा उसे हम कहाँ पे लिखेंगे,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक ना। उसको कहाँ लिखेंगे, जरा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हेलो अरण्य, क्या हाल છે? ઠીક છે કે નહીં, ક્લાસ में છે? हाँ मतलब अलग टाइम फ्री को कॉल करे છે, ठीक ठीक है। एक मिनट जरा मैं फ्लाइट मोड में इसको डाल ही देता हूँ यार। सॉरी। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल और सर्विस प्रोवाइडेड, इससे जो भी कैश का इनफ्लो होगा ये कहां चला जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज फी, कमीशन और अदर इनकम, इससे भी जो हमारा प्रोसीड्स मिलेगा, जो भी हम कैश में रॉयल्टी रिसीव करेंगे या कमीशन रिसीव करेंगे कैश में, याद रहे कैश में, उसे भी हम क्या मानेंगे, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, ठीक है। ये इनफ्लो की बात हो गई। अब आइए आउटफ्लो की बात करते हैं, कैश आउटफ्लो की बात करते हैं। कैश आउटफ्लो में जो सबसे पहला नंबर पे आएगा वो आएगा परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स। जो आप ट्रेडिंग गुड्स परचेज करेंगे ना कैश में, वो आपका क्या कहलाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है। आप एरो से भी देख सकते हैं, ये आउटफ्लो है। फिर दूसरा, पेमेंट टू एम्प्लॉय, जो आप एम्प्लॉय को पे करेंगे, ये भी आपका कैश का आउटफ्लो माना जाए, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपका क्या माना जाएगा कि ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। सर एक कंफ्यूजन है, हाँ बोलिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट सर, रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज फीस कंप्यूटर से, वो मतलब अदर इनकम से किससे मतलब वो इंडिकेट कर रहा है? जैसे रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, ठीक ना, मतलब यस सर। रॉयल्टी का मतलब समझते हैं आप लोग? सर रॉयल्टी एज लाइक सर किसी चीज के वो सर एनपीओ में आप आइडिया दिए थे सर हाँ उसका। क्या होता है कि जब आप किसी फॉर्मूलाज का, नहीं, आप किसी फॉर्मूला का इनोवेशन करते हैं, या अगर आप कोई बुक लिखते हैं, आप राइटर हैं, बुक राइटर हैं, तो जितनी भी पीसेस यस सर। आपकी बिकेंगी उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज आपको भी जाता है एज अ राइटर, ठीक ना, तो उसे ही रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक। तो ये रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी फी हो गया। अगर ये रिसिप्ट अगर आपका आ रहा है तो ये भी क्या माना जाएगा कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो हुआ है। कमीशन अगर आप रिसिप्ट करेंगे, ठीक ना, अगर आप कमीशन रिसिप्ट करेंगे तो ये भी माना जाएगा कि आपका ये रॉयल्टी का इनकम है, ठीक ना। और इसी तरह कुछ और भी अदर इनकम इसी तरह का अगर कुछ और भी होगा तो उसे क्या माना जाएगा कि वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो है, ठीक ना।
सर तो वो तो बिजनेस से मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रखता है, ऐसे एज लाइक इंश्योरेंस से पैसा आए तो। इंश्योरेंस से पैसा आए, कहाँ से इंश्योरेंस से पैसा आएगा सो बताइए सर पहले। इंश्योरेंस छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स मतलब कहीं पे किए तो उससे डिविडेंड आ रहा है। हाँ, उससे डिविडेंड आ रहा है तो अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक ना, अभी आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओके के सर। बाद इन्वेस्टिंग, उसमें ये बात लिखा हुआ आपको दिखेगा। एक बार जरा ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं ना, ये जबरदस्त डायग्राम है, समझे। ये हमको आज दिखा है ओके सर। आपके बुक में, दैट्स व्हाई हम इसका डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त है, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है एनसीईआरटी का जो बुक है ना बाबू, अगर उससे आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो वो बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट उसमें है। फोर्थ नंबर क्या है देखिएगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आप अगर टैक्स का पेमेंट करते हैं तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो माना, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो माना जाएगा, यहां तक ओके है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद क्या है दूसरा, इसके बाद हमारा आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या आ जाता है हमारा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी पहले इनफ्लो हम लोग देखेंगे ग्रीन पेन से। ग्रीन पेन से क्या देखेंगे कि इनफ्लो कहां से आ रहा है और आउटफ्लो कहां पे जा रहा है। तो सबसे पहला सेल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट आपको पहचानने आता है? यस सर। नॉन करेंट एसेट मीन्स क्या हो गया, जो ऐसा एसेट्स जो करेंट एसेट नहीं है। जिसका 1 साल से ज्यादा वो टेन्योर हो सर। हाँ जी, जैसे फिक्स्ड एसेट्स है ना, जैसे यस आपका सर। इन्वेस्टमेंट, ठीक ना। अगर उसको आप सेल पेटेंट्स। करते हैं, किसी प्लांट एंड मशीनरी को, कंप्यूटर को, ठीक है, किसी प्लांट एंड मशीनरी को, कंप्यूटर को, फर्नीचर को, इन सब चीजों को अगर आप सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अगर आप सेल करते हैं, वहां से जो भी सेल प्रोसीड आता है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो माना जाएगा। ओके। अब जो सुमंत आप बोल रहे थे, आपका कंफ्यूजन यहां दूर हो गया कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, डिविडेंड रिसिव्ड, जो भी आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा, वो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। क्या चीज का पार्ट माना जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। इन्वेस्टिंग। और ये चूंकि डेंजर है, यहां पे बच्चा मिस करता है, इसीलिए हम इसको रेड पेन से भी ये कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं, सो दैट कि आप इसे, चूंकि यहां पे क्यों मिस करेगा, आप बात को समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड इज योर इनकम, है कि नहीं? अदर इनकम इसको मानते हैं ना आप? यस सर। अदर इनकम मानते हैं। तो आपके मन में कहीं ये ना ख्याल आ जाए, आपके यस मन सर, में वही आ रहा कहीं था उधर में। ये ना ख्याल आ जाए कि सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है या या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। तो बाबू क्लियरली समझ लेना है कि इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी नॉन करेंट एसेट हो, उससे जो भी पैसा आता है उसको सेल करने से या उसको, उससे जो इनकम आता है इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में, या उतना ही नहीं, आपके मन में ये भी एक ख्याल आएगा कि सर मान लीजिए हमने किसी एसेट्स को सेल किया, उस पे हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक ना, तो वो प्रॉफिट हमारा कहां पे, इन्वेस्टिंग में आएगा या ऑपरेटिंग में आएगा?
तो होल सेल प्रोसीड 100% जो सेल प्रोसीड होगा ना वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया और रेड पेन से मार्क कर दिया कि आप यहाँ पे मिस्टेक ना करें। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप अच्छे से। हाँ, ये आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो। अब आते हैं आउटफ्लो में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आउटफ्लो होगा, तो सर एक ही आउटफ्लो होगा, क्या, परचेज ऑफ, क्या हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट। अगर आप नॉन करेंट एसेट को परचेज करते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो कर रहे हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आई? गुड। अब आ जाते हैं तीसरा जो हमारा एक्टिविटी है, थर्ड एक्टिविटी इज आवर क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत ही जबरदस्त ये डायग्राम है, इस कारण से हम आपको डिस्कस किए। हालांकि ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके थे लेकिन फिर भी हम देखें कि नहीं ये डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एक डायग्राम से आप पूरे कैश फ्लो को रिवाइज कर पाओगे सिंगल डायग्राम से। तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलता है इसमें प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल या कैपिटल, कैपिटल। अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, उससे जो भी पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है उसको हम क्या मानेंगे कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो है। क्या चीज का कैश इनफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वेरी गुड। उसके बाद एक और है इसमें, प्रोसीड्स फ्रॉम अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, NCL, प्रोसीड्स फ्रॉम अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी कैपिटल को के अलावा, कैपिटल के अलावा जो भी अदर नॉन करेंट लायबिलिटी है, जैसे बैंक लोन हो गया, ठीक ना, जैसे बैंक लोन हो गया, इनसे जो पैसा आएगा, या अनसेक्योर्ड लोन अगर आपने लिया है उससे जो पैसा आएगा, कौशल आवाज आ रहा है इधर? सर आपका साउंड डबल हो रहा है। नहीं, कौशल के पास मेरा साउंड डबल हो रहा है। चलिए माइक को म्यूट कर लिए, ओके। प्रोसीड्स फ्रॉम अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी दूसरे नॉन करेंट लायबिलिटी के प्रोसीड से जो भी पैसा आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जरा आउटफ्लो देखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जरा आउटफ्लो देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा पेमेंट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल। अगर आप कैपिटल का पेमेंट करते हैं या किसी भी नॉन करेंट लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, बैंक का लोन रीपे करते हैं, कुछ भी, तो ये सारा आपका क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो कहलाएगा। और साथ ही साथ पेमेंट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। ये एक सिंपल सा डायग्राम है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन
आपको अब इसका अहमियत मालूम चल रहा होगा, अब आपको इसका अहमियत मालूम चल रहा होगा। एक ये छोटे से डायग्राम को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आपको कैश फ्लो में कभी भी कोई कठिनाइयां का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या छोटा सा एक डायग्राम है जिसमें सारे कैश फ्लो को समराइज कर दिया गया है, सारे कैश फ्लो को समराइज कर दिया गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तीन एक्टिविटी हमारा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो यहां से हो सकता है, ठीक ना, आउटफ्लो यहां हो सकता है। इन्वेस्टिंग का इनफ्लो यहां से हो सकता है, आउटफ्लो यहां हो सकता है। और फाइनेंसिंग का इनफ्लो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, आउटफ्लो यहां हो सकता है। यानी एक छोटे से डायग्राम में आपका सारा कैश फ्लो का रिवीजन हो सकता है बहुत ही कम समय। अब इसी डायग्राम को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं सो दैट कि आपका कंप्लीट एक कैश फ्लो का पैकेज आपको मिल जाए। ये तीनों एक्टिविटी का जो रिजल्ट आएगा ना बाबू, ये तीनों एक्टिविटी का जो रिजल्ट आएगा उसे हम यहां पे बोलेंगे नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, CCE। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग CCE। ठीक, और तब जो फिगर आएगा उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग CC, क्लोजिंग कैश एंड कैश। दिस इज योर कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स समरी। ये जो एक समरी है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का, एक जबरदस्त समरी है और बहुत ही छोटा सा समरी है जिससे आप पूरे चैप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप पूरे चैप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसे पढ़ने के बाद हम एक आध पॉइंट को और पढ़ेंगे, जिसके बाद आपको जो एग्जाम्पल 1 में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वो आपका समाप्त हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक ना, तो अब जरा हम देखते हैं एक और पॉइंट इसमें पढ़ते हैं। यहां तक लिख रहे हैं आप लोग लिख रहे हैं ना? यस सर। गुड। चलिए अब इसके बाद एक हेडिंग डालेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ सम पार्टिकुलर या सम इम्पोर्टेंट आइटम्स। बोलता है कि जो ऊपर आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो ऊपर आपको कॉन्सेप्ट दिया है उससे लगभग आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसा आइटम है, एक आध ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको कंफ्यूज करेगा और उस केस में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम आपको उन सारे आइटम का जहां पे आपको परेशानी हो सकती है थोड़ी भी, हम एक यहाँ पे समरी बना देंगे सो दैट कि आपको उस आइटम में भी कोई परेशानी ना हो, तो इसमें लिखेंगे पहला नंबर लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम्स। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब समझते हैं आप? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब समझते हैं क्या होता है कोई बच्चे? मेरी तरह अच्छा, सुमंत की तरह बच्चा, खास नहीं, क्या सही बात है क्या? सुमंत की तरह। बाकी बच्चे बताइए। सर यूनिक। क्या हुआ? अच्छा, बाकी ये सत्यम कुमार, यस सर। आपके ये फ्रेंड लोग कहाँ पे हैं? रवि, मैं रौनक, मैसेज किए थे, कुछ जवाब नहीं दे रहा। सब एकदम सीए फाउंडेशन में क्लास करके सब सो गया है क्या? चलिए कोई बात। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या रौनक बोल होता रहा था है? नेट नहीं चल रहा है। आइटम्स बोलता है, आइटम्स, आइटम्स that are not the items that are not the regular phenomenon। आइटम्स दैट आर नॉट द रेगुलर फेनोमेन मतलब कि ऐसा आइटम, ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हमेशा नहीं होता है। जैसे दैट इज इसको शॉर्ट टर्म में या एकदम कॉन्सेप्चुअल टर्म में अगर जानना हो तो बोल सकते हैं दैट इज एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन। एब नॉर्मल, एबनॉर्मल आइटम्स या ट्रांजैक्शन, एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस, ठीक ना? यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, जो एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मल फिनोमेना नहीं, यानी जो रेगुलर नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फायर नहीं, फ्लड, ईटीसी, ठीक ना? लॉस हो गया आपको थेफ्ट से, फायर से, फ्लड से, एटसेट्रा। इस तरह के आइटम को क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर बोलता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। नॉन रेकरिंग इन नेचर, ये पहचानने का तरीका दिया हुआ है कि ये हमेशा, जैसे ही ये एबनॉर्मल हो गया तो क्या किसी के दुकान में या किसी के बिजनेस में हमेशा लॉस बाय थेफ्ट होता होगा? हम लॉस ड्यू टू यहां लिखा हुआ है, हमेशा लॉस बाय थेफ्ट होता होगा, फायर होता होगा, फ्लड होता होगा? नहीं सर, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। और इसी कारण से, इसी कारण से, इसी कारण से हेंस, हेंस कैश, हेंस कैश फ्लो फ्रॉम सच आइटम्स, आइटम्स should be separately, should be separately, should be separately shown in operating activity,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज द केस में बी, एज द केस में बी। यानी क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कैश फ्लो हमें दिखाई देगा, ठीक ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का हमें कैश फ्लो दिखाई देगा, उसे हमें क्या करना है कि अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा तो हमें क्या करना है, उसे सेपरेटली दिखाना है। यानी नॉर्मल एक्टिविटी वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को छोड़ करके बाकी नॉर्मल एक्टिविटी से जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमारा कैश इनफ्लो होगा उसको दिखाएंगे, फिर उसमें ऐड या लेस कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी आपको जो फॉर्मेट बताएंगे उसमें आपको ये बताएंगे, ठीक ना, उसको रिपोर्ट करेंगे। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा तो उसमें भी यही करेंगे। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा तो उसे भी हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, सो दैट कि जो यूजर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो क्लियरली देख पाए कि नॉर्मल एक्टिविटी से इसका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो इतना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी के कारण इसका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो इतना हुआ है। समझ में आया? यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अगर हमारे क्वेश्चन, वैसे आपके लेवल पे ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, ठीक। दूसरा सम, हाँ क्या कौशल, सर रिपीट कर दिया, कुछ पूछ रहे हैं क्या कौशल? सर रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट कर देते, चलिए रिपीट कर देते हैं। क्या बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन, यानी जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया है कि लॉस ड्यू टू थेफ्ट, आपके बिजनेस में पैसा रखा था, कोई आया चोरी करके चला गया, कोई आया चोरी करके चला गया, लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फ्लड, नहीं, वो लेकर के भाग गया। आपका बिजनेस में पैसा रखा और इस तरह का कोई लॉसेस अगर आपको हेवी लॉस हो गया जो कि एबनॉर्मल नेचर का है, तो बोलता है उस लॉस को आप नॉर्मली कैश इनफ्लो या आउटफ्लो के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के टाइम में ऐसे आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा, यानी अलग से बताना होगा कि लॉस बाय फायर में हमारा इतने का कैश आउटफ्लो हो गया है, लॉस बाय फ्लड में हमारा इतने का कैश आउटफ्लो हो गया है, लॉस बाय अर्थक्वेक में हमारा इतने का कैश आउटफ्लो हो गया होगा। ये सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना होगा। इस पॉइंट का यही मतलब है कि ऐसे आइटम को आपको सेपरेटली दिखाना है, सो दैट कि आदमी को क्लियर मालूम चल सके कि आपका नॉर्मल एक्टिविटी का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो क्या है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो क्या है। अब आपके मन में कहीं ऐसा ना कंफ्यूजन हो जाए कि सर आपने तो बताया था कि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो तीन ही एक्टिविटी से दिखाना है, ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से और फाइनेंसिंग से, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो गया? तो मेरे भाई साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग में भी हो सकता है, इन्वेस्टिंग में भी हो सकता है, फाइनेंसिंग में भी हो सकता है। अगर तीनों में होगा, वैसे इन जनरली ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। इन जनरली कहां का पार्ट होगा? ऑपरेटिंग का ही पार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक नॉर्मल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो दिखाना है और साथ ही साथ ऐड या लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो यहाँ पे डिस्क्लोज करना है, सो दैट कि लोगों को दिख सके कि भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश का इतना कैश आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ है। समझ में आया? समझिए सर। चलिए बाकी क्वेश्चन अगर देखेंगे उस समय में और क्लियर होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड।
इंटरेस्ट एंड, हालांकि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने ऊपर ही डायग्राम में बता दिया है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कहां पे रिपोर्ट होगा, कहां पे रिपोर्ट होगा? बोलता है कि अगर फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज है, फाइनेंसिंग बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल बैंक, ठीक ना। अगर आप बैंक का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर आप बैंक का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस का कैश फ्लो बना रहे हैं, नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस अगर है अदर देन बैंक, या इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस का आप कैश फ्लो बना रहे हैं, तो उस केस में हम इंटरेस्ट और डिविडेंड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना मान के क्या मानेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे। क्या ये बातें आपको समझ में आई? बताइए सर एक बार और। हाँ, देखिए, इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर आपको रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर आपको रिसीव्ड हुआ है या पेमेंट आपने किया है, इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर आपने रिसीव्ड या पेमेंट किया है, और आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो अगर फाइनेंसिंग बिजनेस है, फाइनेंसिंग बिजनेस का मतलब क्या हो गया? जैसे बैंक हो गया, कोई इन्वेस्टिंग कंपनी हो गई, एनबीएफसी हो गया, नहीं, अगर इस तरह के बिजनेस का अगर आप कैश इनफ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट आएगा या जो भी इंटरेस्ट पेड होगा, ये उसका मेन एक्टिविटी माना जाएगा, ये उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा, और इसी कारण से उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। समझ में आया? क्योंकि बैंक का, आप जरा सोचिए, बैंक का मेन इनकम क्या होगा? बैंक का मेन इनकम क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट रिसीव करना। इंटरेस्ट इज द मेन इनकम फॉर द बैंकिंग कंपनी, है कि नहीं? और मेन खर्चा क्या है बैंक का? इंटरेस्ट ही होगा तो सर किसी से लेके इंटरेस्ट देगा। ही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आप। मेन एक्सपेंस भी सर उसका इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि सर हम लोग जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, हम लोग जो फिक्स डिपॉजिट करके बैंक के पास पैसा रखते हैं, तो हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, तो सर ये मेरे लिए इनकम है ना, बैंक के लिए तो ये खर्चा ही माना जाता है कि नहीं? यानी बैंक का तो मेजर एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ही है, और वहीं पे दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ऑन अदर हैंड देखा जाए तो बैंक का डायरेक्ट इनकम भी इंटरेस्ट ही है, कि सर बैंक से जो हम लोन लेते हैं, बैंक जो हमें लोन देती है, तो हम बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, मेरे लिए वो खर्चा है लेकिन बैंक के लिए इनकम है कि नहीं? तो बैंक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट का आना और इंटरेस्ट का जाना दोनों ही डायरेक्ट नेचर का खर्चा है। तो क्या इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखना चाहिए या इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में रखना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड आपका क्या है? फाइनेंसिंग बिजनेस है। अगर फाइनेंसिंग बिजनेस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, और नॉन फाइनेंसिंग है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो इन्वेस्टिंग, और इंटरेस्ट पेड होगा तो फाइनेंसिंग में आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। गुड। थर्ड नंबर है टैक्सेस ऑन इनकम एंड गेन। टैक्सेस ऑन
इनकम एंड गेन बोलता है कि अगर इसमें 3 पॉइंट हैं कि अगर टैक्स ऑन नॉर्मल प्रॉफिट पे हुआ है, टैक्स ऑन नॉर्मल प्रॉफिट पे हुआ है, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो मानेंगे, ठीक ना। अगर टैक्स ऑन कैपिटल गेन पे गया है, टैक्स ऑन कैपिटल गेन का मतलब मालूम है आपको, दैट इज शेयर होल्डर टैक्स ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट। अगर नॉन करेंट एसेट को, दैट इज टैक्स ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट, अगर किसी नॉन करेंट एसेट को आप बेचे हैं, ठीक ना, और आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में उस कैपिटल गेन पे जो आप टैक्स पे करेंगे वो आपका कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, ठीक ना। और तीसरा है, हालांकि ये तो अब समाप्त हो गया है लेकिन आपके लेवल पे तो है ही, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको बोला जाता है डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो होता है, इसको आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो बोला। पहले आप इसको लिख लीजिए कि हमारा आउटफ्लो है। टैक्स ऑन इनकम एंड गेन जो है ना, दिस इज आवर आउटफ्लो, ये हमारा आउटफ्लो है। अब ये हो सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा। कब हो सकता है? तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट पे टैक्स पे हुआ है तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा। अगर कैपिटल गेन पे टैक्स पे हुआ है तो ये हमारा इन्वेस्टिंग का हो जाएगा। और अगर डिविडेंड पे टैक्स पे हुआ है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कि पहले कंपनी को लगता था, अब तो समाप्त हो गया है, लेकिन आपसे पूछ सकता है, तो वो हमारा फाइनेंसिंग का हो। सर क्या हमारे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि टैक्स ऑन कैपिटल गेन, टैक्स ऑन डिविडेंड टैक्स और टैक्स ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, क्या ऐसा मेंशन होगा? बिल्कुल होगा। और सर अगर नहीं मेंशन होगा तो क्या मानेंगे? तो यहां पे हम नोट लिख देते हैं, नोट इफ क्वेश्चन नॉट स्पेसिफाई, इफ क्वेश्चन साइलेंट रिगार्डिंग टैक्स treated as tax on normal profit, hence taken in operating activity। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा ये किस तरह का टैक्स है, तो आपको ये मान लेना है कि टैक्स ये नॉर्मल प्रॉफिट का है और ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो कहलाएगा। ओके, हाँ सर, बस एक और आइटम है, इसके बाद हमारा ये ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपोर्टेंट आइटम समाप्त हो जाएगा।
फोर्थ नंबर एक आइटम है, इसी के कारण आप फंस भी गए थे, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंस। आपको मालूम है बहुत कुछ कुछ ऐसा भी खर्चा है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी उस खर्चा को कैश में पे नहीं करना पड़ता है। किसी बच्चे को मालूम है कि कौन सा ऐसा खर्चा सर है? फास्टैग, फास्टैग। फास्टैग कैश में नहीं पे करना होता है। सर फास्टैग तो हम लोग टोल टैक्स देते हैं जब, तो वो तो ऑनलाइन देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो क्या अगर चाहें तो। ऑनलाइन, जो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे हो गया, कैश का मतलब क्या, कैश में ही या बैंक में भी? आप कैश फ्लो बैंक में। स्टेटमेंट बनाते हो तो कैश मतलब बैंक भी ना मेरे प्यारे बच्चों। सर रुकिए, आता ही होगा। बॉन्ड से या तो पे करेंगे सर, बिल्स रिसीवेबल हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, कुछ लेकिन आपको हम बता देते हैं, आपको भी मालूम है। अगर हम नाम लेंगे तो आप बोलेंगे ओ शेर, सर सही बोले आप। कुछ सर ऐसा खर्चा है जो कि क्या है, बॉन्ड नॉन से कैश पेबल है, हो। नहीं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। मालूम है कौन कौन? सर एक मिनट, अभी तक दिमाग दौड़ा लेते हैं पहले। दोहराइए। सर मिल नहीं रहा है पर। सर चलिए नॉन बताते, कैश डेप्रिसिएशन आप बोल सकते हैं सर। वेरी गुड, हो ही गया तो। डेप्रिसिएशन इज योर नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो यस नॉन सर। नॉन कैश ट्रांजेक्शन में लिखना स्टार्ट करेंगे। सर तो डेप्रिसिएशन होगा तो एप्रिसिएशन भी होगा, बिल्कुल होगा। पहला, तो वो इनकम में आ जाएगा, नॉन कैश इनकम में। बिल्कुल नॉन, सर कोई गिफ्ट मिलेगा वो भी होगा। हाँ जी, लिख रहे हैं आप, नॉन कैश ट्रांजेक्शन मीन्स मीन्स ट्रांजेक्शंस बैड डेब्ट्स, वेरी गुड, विच, या इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, रुकिए। ट्रांजेक्शन that do not require the use of CCE, cash and cash equivalent, should excluded from कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इस्तेमाल नहीं होगा, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट से दूर रखना है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लिखिए कि एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय इशू ऑफ शेयर कैपिटल,
आपने कोई एसेट्स एक्वायर किया है और बदले में आप क्या दे दिए, शेयर कैपिटल दे दिए, ठीक है, शेयर कैपिटल दे दिए। दूसरा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इशू ऑफ शेयर, यानी आप शेयर को रिडीम कर रहे थे और बदले में आपने क्या दे दिया, डिवेंचर के बदले में उसे शेयर दे दिया, ठीक ना। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं कि हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्या हो गया हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा नॉन कैश एक्सपेंस का, तो सर डेप्रिसिएशन, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बी रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ठीक ना, ETC। इस तरह का जो खर्चा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये चार ऐसा पॉइंट था जो कि आपको इस क्वेश्चन को बनाने में परेशान कर सकता था, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को बनाने में मेरे समझ से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा। पहले हमें ये बताइए कि क्या ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन आपको समझ में आया। बोलता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन, बिजनेस के अंदर ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कहीं कैश इन्वॉल्व है ही नहीं। तो भाई साहब जब कैश इन्वॉल्व ही नहीं है तो क्या वो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कहलाएगा, कैसे कहलाएगा। नो जैसे सर। आपने कोई एसेट्स परचेज किया और बदले में कंपनी का शेयर इशू कर दिया। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपको जर्नल एंट्री पढ़ाए थे कंपनी वाले चैप्टर में, याद है ना। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल का जर्नल एंट्री पढ़ाए थे कंपनी वाले चैप्टर में। हाँ सर। क्या बोले। हाँ सर पढ़ाए थे। बिल्कुल यस पढ़ाए सर। सर शेयर, हाँ सर पढ़ाए थे, आपको याद होगा। हाँ सर पढ़ाए थे, मतलब एज लाइक सर, किसी यस एसेट सर, को एक्वायर पढ़ाए करने थे। में बदले में शेयर इश्यू हाँ कर जी, देते थे। बदले में आप शेयर इशू कर दिए तो क्या हो गया एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप हमें यस बताइए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में कहीं पर भी आपको कैश या कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो या आउटफ्लो दिख रहा है क्या। नो सर। नहीं दिख रहा है। और आपको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो रिपोर्ट होता है, बाकी कुछ भी रिपोर्ट नहीं होता। तो इसी कारण से कैश नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से दूर ही रखेंगे, उसे हम इसमें नहीं लाएंगे। तो कौन सा बड़ा बात बोल दिया इसमें, क्या कुछ बड़ा बात बोल दिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। नो सर। नो सर। चलिए इसी के साथ हमारा नोट्स ये समाप्त हुआ और अब देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं कि वो आपसे क्यों नहीं बना, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास है क्या, सभी के पास बुक है। यस सर पेज है। चलिए बुक जरा निकालिएगा अपना सभी बच्चे। वैसे हम भी रुकिए, बुक आपका यहाँ पे था ना बुक।
हाँ जी, ये बुक है आपका, आप यहां से भी देख सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से? यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को बनाइए तो आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड। हमने क्या बोला था आपको कि डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो कैसे निकलेगा, तो वेरी सिंपल, कितना आपने कैश कलेक्ट किया है, किससे, कस्टमर से, वो माइनस कर दीजिए कितना कैश आपने पेड किया है, किसको, सप्लायर को, और माइनस कर दीजिए कितना आपने कैश एक्सपेंस किया है, कितना आपने एक्सपेंस किया है कैश में, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक ना। ये माइनस करने के बाद आपने क्या टैक्सेस पे किया है, अभी हमने सीखा कि ये भी टैक्स को ही माइनस कर देंगे। यही आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा, यही आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। तो सबसे पहले जरा कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर जरा कैलकुलेट आप कीजिएगा कि आपसे कैलकुलेट हो पाता है या नहीं, बताइए तो। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कस्टमर से आपको कितना पैसा मिला होगा, कस्टमर से आपको कितना पैसा मिला होगा। हमने क्या बोला था इसके लिए आपको कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लेजर बना लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या हो गया, डेटर, आपको मालूम है ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, बेटर। डेटर, या तो आप डेटर का लेजर बना लीजिए या ऐड और लेस करके कैलकुलेट कर लीजिए। जरा जल्दी से फास्ट कीजिए तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कितना आता है बताइए तो, बुक से कोई नहीं देखेगा, फास्ट। बना, डेटर का लेजर, डेटर अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है बताइए देख करके, 33,000। 33,000, वेरी गुड। उसको डेटर के लेजर में लिख दे, टू बैलेंस डीडी, यस सर। 33,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, 36,000। 36। तो क्रेडिट हाँ साइड में सर। लिख दे बाय बैलेंस सीडी 36,000। यस। सेल कितना किए हैं ड्यूरिंग द ईयर में, सेल कितना किए हैं ड्यूरिंग द ईयर में, यही है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, 2,20,000। 2,20,000 रुपए का आपने सेल किया है ड्यूरिंग द ईयर में। हम 100% सेल को क्रेडिट सेल ही मान लेंगे, हम 100% सेल को क्या मान लेंगे, ये सारा Credit का सारा सामान उधार में बिका है। तो डेटर के लेजर में टू सेल लिखेंगे, क्योंकि सेल का एंट्री आपको मालूम है ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल होता है। यस सर। 2,20,000, 2,20,000। अब इसका बैलेंसिंग कीजिए कितना हो गया, 2,17,000। 2,53,000 यहां हो गया। और बाय कैश बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 2,17,000, बस निकल गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर आ गया, नहीं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर,
कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर आपने कैलकुलेट कर लिया 2,17,000। क्या ये कलेक्ट करने में किसी को परेशानी है, बताइएगा प्लीज। नो काजल, सर। कौशल, सत्यम, सुमंत, नो मुस्कान, सर। नो सर। किसी को नो सर। परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुस्कान, आप दो नंबर से जुड़े हुए हैं क्या? मुस्कान रानी? नो सर। एक और दिख रहा है आपका मुस्कान। एक और मुस्कान कौन है? एक ही है सर, यहाँ पे दो मुस्कान दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं। सर वो मुस्कान 2 है। अच्छा, मुस्कान 2 है। अच्छा, मुस्कान 2 है। ओहो, हम मुस्कान 1 से पूछ रहे हैं कि मुस्कान 2 कौन है। चलिए, तो ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम या कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 2,17,000 कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या निकालना है? यस। कैश पेड टू सप्लायर। सप्लायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सप्लायर का अकाउंट बना लेंगे, यानी ट्रेड पेबल का अकाउंट बना लेंगे। बना लेंगे ना? बनाइए जरा हाँ सर। जल्दी। ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? बाय बैलेंस बीडी कितना है? फास्ट आप लोग बताते चलिए। 17,000। 17,000। बहुत देर के बाद काजल बोली है। क्या बात है काजल, आज आप बोल नहीं रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? टू फीवर बैलेंस की वजह से बोलने का मन नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? 15,000, 15,000। काजल, सर फीवर की वजह से बोलने का मन नहीं कर फीवर रहा। लगा हुआ है? हाँ वो वैक्सीन लिए थे ना तो। ओह अच्छा अच्छा। चलिए, वैक्सीन ले लिए ना आप लोग? गुड। होगा एक दो दिन। कब लिए वैक्सीन? सैटरडे को। सैटरडे को। एक दो दिन रहेगा परेशानी, फिर ठीक हो जाइएगा। ठीक ना? चलिए, अब क्या हो गया? अब हमें क्या निकालना है इसमें? परचेज कितना होगा। हम क्या मानेंगे? जैसे सेल को 100% हम क्या मान लिए थे कि क्रेडिट सेल ही होगा, उसी हिसाब से 100% परचेज को भी मान लेंगे कि क्रेडिट परचेज ही होगा। और यहां पे लिख देंगे बाय परचेज। बाय परचेज अकाउंट। कितना परचेज होगा जरा बताइए। कौन बच्चा बताता है, जरा हम देखते हैं। जो बच्चा परचेज बता देगा ना अपने मन से, उसको आज 10 रुपए का डेयरी मिल्क। 2,000 है ना सर, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या? परचेज कितना है बताइए सुमंत, क्वेश्चन देख करके। क्वेश्चन दिखा दे क्या आपको? दिखाते हैं। ओके दिखाइए सर। क्यों, आप बुक नहीं रखे हुए हैं क्या? सर पेज है तो उतना विजिबल नहीं है सर, एक मिनट। हाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है सुमंत? सुमंत, है सर, पर पता नहीं मिल नहीं रहा है, घर में बहुत खोजे हैं, तो हम सोच रहे हैं नया ही ले लेंगे जब ये कोरोना का सर थोड़ा सा वो स्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। बताइएगा इसमें परचेज आपने कितना किया है? सर इन्वेंट्री से कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ जी, इन्वेंट्री से कैलकुलेट करना पड़ेगा। परचेज 1,25,000 2000 होगा था। सर। 1,25,000 जरा देखते हैं। देखते हैं 1,25,000 होगा या कितना होगा। दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,20,000 रुपया। 1,20,000। सीओजीएस दिया, सीओजीएस करके सर हो जाएगा। हाँ जी। और इन्वेंट्री दिए हुआ है 22,000 ओपनिंग का और क्लोजिंग का 27,000 रुपया। ठीक है। हमें मालूम यस है सर। कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस इक्वल टू क्या होता है?
सर इन्वेंट्री प्लस COMS COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। यस सर अब यस सर COGS हमको दिया हुआ है कितना, 1,20,000 रुपया। मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब वही हो गया COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 22,000 रुपया प्लस परचेज हमारा नहीं दिया है माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 27,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें परचेज कैलकुलेट करना है, तो परचेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,25,000 माइनस 5,000 रहेगा। 1,25,000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1,25,000 निकलेगा। क्या किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नो सर नो सर, 1,25,000 निकल गया। अब हमें मेरे प्यारे बच्चे बताइए कि आपका ओपनिंग ट्रेड पेबल 17,000 था, ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया 1,25,000 का और क्लोजिंग 15,000 है, तो बाकी आपने पे कर दिया होगा ना। टू कैश यस सर बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 1,23,000। एक एक मिनट लाख एक मिनट सर एक मिनट सर 17 है, 27 है सर। 127,000, ठीक ना। 1,27,000 रुपए का आपका पेमेंट टू सप्लायर आ गया, तो यहां पे लिख देंगे 1,27,000। 32,000 42,000 1,42,000 का ना सर। ये माइनस हो जाएगा ना, ये कैश आउटफ्लो है, ठीक है। यस सर चलिए, अब आ जाएगा कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करना है, कैश एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेंस में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। पहला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, दूसरा है डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन को यहाँ पे कुछ करेंगे? नो सर नहीं करेंगे, नो अभी सर आप नो बोले सर। थे। कुछ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सर ये हमारा जी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। वेरी गुड। फिर क्या है, अदर एक्सपेंस दिया हुआ है। अदर एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम है 8,000 का, टोटल एक्सपेंस आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया है, फिर लेस इनकम टैक्स है, फिर लेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस में सबसे पहले इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को दिखाएंगे। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बारे में देखिए तो कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल में दिए हुआ है क्या, तो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ओपनिंग 2,000 था और क्लोजिंग 3,000 रुपया है। इसके लिए भी क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे ना। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, आप लोग बुक जरा निकाल लीजिए, समझे, कंफ्यूजन नहीं होगा। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ओपनिंग पेबल दिए हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। बाय बैलेंस BD कितना बताइए, और टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। PL अकाउंट में कितना है हमारा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एम्प्लॉय बेनिफिट 30,000 है, 30,000। तो टू कैश कितना हो जाएगा बताइएगा, बैलेंसिंग फिगर 29,000। 29,000। वेरी गुड। तो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना हो गया, 29,000 का आउटफ्लो हो गया। एक एक्सपेंस का हमने निकाल लिया, ठीक ना। फिर दूसरा और कौन सा एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम का जरा देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या। हाँ सर, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 और 5,500 दिया है, इसका भी लेजर बना लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD कितना, 5,000। बाय बैलेंस CD कितना, 5,500। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, जो PL अकाउंट में लिखा हुआ है 8,000। और बाकी क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर टू
कैश पेबल कैश कितना आ गया बताइए? 8,500, ठीक ना? यस सर 8,500 आउटफ्लो ये हो गया। बस और कुछ एक्सपेंस दिया है क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम, बस खत्म। अब एक क्या है हमारा? टैक्सेस है। तो पहले टैक्स से पहले निकालते हैं, देखिएगा आप 2,17,000 का इनफ्लो हुआ था आपको, 2,17,000 यस सर का इनफ्लो हुआ था जो कि आपने कस्टमर से कलेक्ट किया था। फिर आपने सप्लायर को पेड किया था 1,27,000, तो 2,17,000 में से 1,27,000 को लेस कर दीजिए। फिर आपने कैश एक्सपेंसेस, दो तरह का कैश एक्सपेंस किया है, पहला इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आपका 29,000 रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ है और इंश्योरेंस प्रीमियम में आपका 8,500 का आउटफ्लो हुआ है। तो नेट नेट कैश एंड कैश इनफ्लो में इंक्रीज या डिक्रीज कितना हो गया बताइएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? एक सता सर बताइएगा। कैश पेड के बाद 90,000 बच रहा है, उसके बाद 29,000 प्लस 8,500 7,000 जरा इधर कैलकुलेट कीजिए, थर्टी कैलकुलेटर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब 90,000 माइनस 37 2,17,000 57,500 सर आ रहा है सारा माइनस एक्सपेंस कटने के बाद। 1,27,000 माइनस 29,000 माइनस 8,500 कितना हो गया? 52,500। 52 सर। हाँ हाँ देख लीजिए तो एक बार क्रॉस कैलकुलेशन। एक बार करते हैं। 52,500 मेरे हिसाब से आ रहा है। हाँ हाँ सर 52 आएगा, वो 7 है ना, हम 5 कैलकुलेट। चलिए अब इसमें से लेस करना है हमें क्या? इनकम टैक्स पेड। टैक्स पेड, चूंकि टैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया है कि ये कैपिटल गेन पे टैक्स है, नॉर्मल प्रॉफिट पे टैक्स है या डिविडेंड टैक्स है, तो हम क्या मानेंगे? ये नॉर्मल प्रॉफिट पे ही है और इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से ही लेस करेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से ही लेस करेंगे। तो टैक्स आपका देखिए, टैक्स आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में 3,000 रुपया था, अगेन टैक्स का एक बना लेंगे लेजर, टैक्स का यस लेजर सर बना लेंगे कि बिगिनिंग एक टैक्स का लेजर बनाएंगे अगर, तो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था यानी लायबिलिटी था बाय बैलेंस बीडी कितना? 3,000 रुपए का। क्लोजिंग लायबिलिटी दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी कितने का? 2,000 रुपए का। और पीएल अकाउंट में लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स लिखा हुआ है कितना? 10,000 रुपए का। तो टैक्स पे कितना हो गया बताइएगा? टू कैश बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 11,000। 11,000 रुपए का हम क्या दिखा देंगे? टैक्स हमारा पेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे लेस कर देंगे 11,000 रुपया, अरे यार 11,000 रुपया यहाँ पे लेस कर देंगे टैक्स का, तो हमारा कितना आ जाएगा? 41,500। 41,500 का कैश इनफ्लो हो जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस ये बनाना था, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ गए, क्या अब बन अब जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? यस सर। बाकी बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। सर होमवर्क दे दीजिए। चलिए अगेन आपको इसी क्वेश्चन को होमवर्क देते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर ओके 1 जो सर। है आपका इलास्ट्रेशन नंबर 1, ये आपका होमवर्क में रहेगा। और बाकी 1 मिनट रुकिएगा, आपका देखते हैं और कौन कौन सा होमवर्क देने लायक है। एग्जाम्पल नंबर 2, अच्छा इनडायरेक्ट मेथड दिया। इनडायरेक्ट मेथड अभी तुम आपको बताया नहीं है, इसको छोड़िए। अगले क्लास में इनडायरेक्ट मेथड बता देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, जरा होमवर्क लिखना स्टार्ट करिएगा। HW एग्जाम्पल नंबर 1 5 6
उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत हो गया। हो गया कौशल? हो गया? हाँ सर, वो माइक खुला हुआ था। चलिए बस इतना ही बता करके लाना है। देख लीजिए एक बार होमवर्क को अच्छे से। HW आपका क्या है? एग्जाम्पल नंबर 156 1 5 6, क्वेश्चन नंबर 2 3 2 3, ठीक ना? टोटल आपका 5 क्वेश्चन है, आपको बना करके लाना है। क्या बन जाएगा ना? क्या? यस सर, बन जाएगा। चलिए वेरी गुड। चलिए इसी के साथ आपका ये क्लास अब हम लोग खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और गुड नाइट, ठीक ना? चलिए बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।